We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील में अचानक आसमान से बमों की बारिश होती है। और झीलनुमा कैस्पियन सागर में एक भारी भरकम जहाज टाइटैनिक की तरह डूबने लगता है। इस तरह यूक्रेन ने अपने अटैकिंग FPV ड्रोन से रूस के शिप को तबाह कर दिया। और हमले के लिए उस दिन को चुना जब सबसे बड़ी मुलाकात होनी थी। अब यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि एक तरफ अलास्का के एंकोरेज में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सबसे बड़ी मुलाकात हो रही थी। जियोपॉलिटिक्स का नया चैप्टर शुरू हो रहा था और जहां से मीटिंग हो रही थी वहां से 7,722 किलोमीटर दूर अस्त्रखान रीजन में समंदर में रूस के उस जहाज पर ड्रोन हमला हुआ जिसमें ईरानी शाहिद ड्रोन और दूसरे मिलिट्री उपकरण रूस लाए गए थे। तो क्या ज़ेलेंस्की के इसी बारूदी ऑर्डर ने अलास्का में ट्रंप का पूरा खेल खराब कर दिया? क्या इसी के चलते पुतिन ट्रंप की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया? क्योंकि मिस्टर पावरफुल प्रेसिडेंट कहे जाने वाले पुतिन के माइंड गेम को समझने में वैसे भी वॉशिंगटन के पसीने छूट जाते हैं। सेकेंड टर्म की कमान संभालने के बाद पुतिन को बातचीत के टेबल पर लाने में ट्रंप को 10 महीने लग गए। अलास्का की जमी हुई धरती, जहां ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहां महाशक्तियों के नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहे जाने वाले अमेरिका और रूस में भी बर्फ पिघल गई। यह एक ऐसे भविष्य की शुरुआत है जहां दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। क्या पुतिन के ग्रेटर रूस प्लान से नाटो बैकफुट पर आ जाएगा? क्या पीस मेकर ट्रंप यूरोपीय यूनियन को राजी कर पाएंगे? चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान मसले पर ट्रंप का स्टैंड क्या रहने वाला है? So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who've come here, Scott and John Radcliffe. Thank you very much. पिछले 3.5 वर्षों से यूक्रेन और रूस में ऐसा महायुद्ध छिड़ा है, ऐसी तबाही मची हुई है कि यूक्रेन का भूगोल तक बदल गया। खंड खंड यूक्रेन के प्लान पर पुतिन डोनबास के 20% इलाकों में रूस का परचम लहरा चुके हैं और पुतिन के पंजे से यूक्रेन जमीन को छुड़ाना ज़ेलेंस्की की मजबूरी भी है और दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नाटो की कमजोरी भी। वो किस तरह यूक्रेन को क्रीमिया बनने पर रोके, और यही पुतिन का सबसे बड़ा गेम प्लान है कि उन्होंने बातचीत का सिरा वहां लाकर छोड़ दिया जहां से मैटर शुरू हुआ था, यानी मॉस्को। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. धमकी, एक्शन
रिएक्शन, ताकत, तेवर और फिर स्वागत। पुतिन को मनाने के लिए अमेरिका को क्या क्या जतन नहीं करने पड़े, मगर पुतिन अपने स्टैंड से हटे नहीं। इसलिए ट्रंप ने वार्ता के लिए अमेरिकी अलास्का को चुना और मौके पर अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। अब ये प्रोटोकॉल कहें या फिर शक्ति प्रदर्शन कि रेड कारपेट पर पुतिन का ग्रैंड वेलकम हो रहा था और उनके सिर के ऊपर से अमेरिकी B-2 स्पिरिट बॉम्बर और 4 F-35 लड़ाकू विमान फ्लाई पास्ट कर रहे थे। पुतिन सिर उठाकर आसमान की ओर देख रहे हैं, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन भी रूसी राष्ट्रपति को झुकाने में सफल नहीं रहा। प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में अलास्का मीट को अगर बेहतर तरीके से समझें तो भले ही इसमें कोई डील नहीं सामने आई है, कोई भविष्य का रोड मैप नहीं सामने आया है, लेकिन एक चीज़ तय हो गई है कि प्रेसिडेंट पुतिन पश्चिम के प्रेशर को देने वाले नहीं हैं। वो एक तरह से सफल रहे हैं अपने बायकॉट को हटाने में। जिस तरह से अमेरिका में उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है, उनकी भावभंगिमा इस तरह की थी कि वो इसको अपनी जीत दिखा रहे थे। और ये बड़ी बात है कि जब वो बात करते हैं और कहते हैं कि विल मीट इन मॉस्को, यानी अगली मीटिंग रूस में होगी, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अब शर्तें भी रूस की होंगी, रोड मैप भी रूस का होगा और पुतिन तमाम प्रेशर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुके हैं और वो अब अपनी शर्तों पर भविष्य का रोड मैप तैयार करवाएंगे। अब देखिए अमेरिका क्यों लाया B-2 बॉम्बर। मजबूत किलेबंदी में आसमान पर गरजता B-2 बॉम्बर। वही आसमानी योद्धा है जिसने ईरान के अंदर घुसकर GBU-57 बंकर बस्टर बम से हमला किया था। अब ये संयोग है या फिर सुपर पावर का कोई प्रयोग है, और क्या इससे कोई मैसेज देने की स्ट्रैटेजी है? ये वो समय था जब अमेरिकी स्ट्रैटेजिक एयरबेस व्हाइटमैन मिसूरी ने अमेरिकी B-2 बॉम्बर एक खास कोवर्ट ऑपरेशन पर निकला। वो एक ऐसा दौर था जब ईरान और इजराइल एक दूसरे के देशों में तबाही मचा रहे थे, क़यामत बनकर मिसाइल्स तहलका मचा रही थी। उसी वॉरफेयर में अमेरिका के बॉम्बर की सीक्रेट एंट्री हुई और फिर B-2 बॉम्बर ईरान के फोर्डो इलाके के ऊपर उड़ान भरते हैं। इस दौरान अमेरिका के इन बारूदी चमगादड़ों की आंखें फोर्डो से 200 मीटर नीचे की तरफ यूरेनियम प्लांट पर थी। इस दौरान 2 विमान MiG-29 और F-14 भी साथ साथ थे। अमेरिका के 2 F-18 फाइटर जेट के साथ B-2 बॉम्बर का आसमानी काफिला अटैकिंग मोड पर आता है। इक्कीस 22 जून की रात फोर्डो पहुंचकर हर B-2 बॉम्बर ने 2 बम गिराए। एक GBU-57 बंकर बस्टर बम में 13,600 किलो वजन था। हर B-2 बॉम्बर ने 27,200 किलो वजन के पेलोड को रिलीज किया। इतने भारी भरकम पेलोड रिलीज करते ही B-2 बॉम्बर स्पिरिट एक झटके के साथ ऊपर की ओर उछल गया। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ऑपरेशन में अमेरिका ने 14 बंकर बस्टर बम GBU-57 मॉक का इस्तेमाल किया।
इसमें 12 GBU बम सिर्फ फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट साइट को तबाह करने के लिए गिराए गए थे। इसी तरह ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर अमेरिकी बॉम्बर ने बेंचमार्क को सेट कर दिया। तो क्या इसलिए सबसे बड़ी मुलाकात में इसका डर दिखाया गया, क्योंकि दुनिया के दोनों महाशक्तियों के साथ साथ एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जुड़ा है जिसमें यूक्रेन युद्ध सिर्फ एक फ्रंट है। इस तरह दुनिया भर में कई फ्रंट खुले हुए हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी महायुद्ध की आग भड़का सकती है। दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस जिनके इर्द गिर्द जियोपॉलिटिक्स घूमती है। अगर अमेरिका पुतिन को मना ले गया, इससे क्या वर्ल्ड ऑर्डर साथ लेगा? अगर दुनिया के तनाव के एपिसेंटर को देखें तो कई फ्रंट खुले हुए हैं। सबसे बड़ा पेच यूरोपीय यूनियन ने फंसा दिया है। यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन ने संयुक्त बयान में कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी के बिना कोई समझौता नहीं। यूरोपीय यूनियन को लगता है कि यूक्रेन की गर्दन में से तलवार हटी नहीं है। उधर मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल वाले सबसे विस्फोटक मोर्चे में कभी भी सीज फायर टूट सकता है। सीएसआर की रिपोर्ट कहती है कि ईरान बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान किसी भी डील के लिए तैयार नहीं है। ईरान इजराइल की तरफ पैसिफिक में ताइवान के तेहरान बनने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। यह पैसिफिक रीजन में चीन की अमेरिकी वर्चस्व को सीधी चुनौती है। ताइवान पर चीन की आक्रामक स्ट्रैटेजी है। इसी रीजन में जापान, साउथ कोरिया बनाम चीन, नॉर्थ कोरिया के बीच भी अदावत के फ्रंट खुले हुए। जापान को चीन और नॉर्थ कोरिया घेर रहे हैं। चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शैडोंग और लियोनिंग ने पहली बार एक साथ प्रशांत महासागर में अभ्यास कर खलबली मचा दी है। जब जमीन से समंदर तक तबाही की मिसाइल्स आग उगल रही हैं, जब हर दिन युद्ध का नया मोर्चा खुल रहा है, उसमें किसी भी खतरे या यूं कहें संभावित हमले से इनकार नहीं किया जा सकता। ज़ेलेंस्की का देश यूक्रेन इसी खौफ के साए से जूझ रहा है। अलास्का समिट के बाद यूक्रेन की तरफ से 2 ऐसे बयान सामने आए जिसमें कीव के अंदर की बेचैनी दुनिया के सामने आई है। कीव को डर है कि यूक्रेन को क्रीमिया बनाने के लिए पुतिन ना तो रुके हैं और ना ही किसी शर्त के आगे अभी तक झुके हैं। यूक्रेन में रूस के बड़े हमले का सायरन लगातार बज रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये कहना है कि रशिया जो है वो बड़े स्ट्राइक की तैयारी में है। उधर बॉर्डर पर जो है वो जेलेंस्की ने दावा किया है कि रशियन फोर्सेस की मूवमेंट भी देखी गई है। वहीं अगर डिप्लोमेटिक लेवल पर बात करें तो यूक्रेन जो है वो कहीं ना कहीं इस बात से चिढ़ा हुआ है कि जिस तरीके से व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ व्यवहार हुआ वो ठीक नहीं था। वहीं पुतिन की खातिरदारी और लगातार स्वागत सत्कार व्हाइट हाउस द्वारा किया जा रहा है। बहुत कुछ दांव पर लगा है और बहुत कुछ होना अभी बाकी है, क्योंकि ये युद्ध भले ही यूक्रेन लड़ रहा है, मगर हथियार, ताकत, टेक्नोलॉजी और मशीनरी नाटो देशों की है, जिनके दम पर ही यूक्रेन रूस जैसी महाशक्ति के सामने 3.5 वर्षों से बना हुआ है और दबाव सीधे क्रेमलिन पर बढ़ रहा है। इसलिए अब इस वॉरफेयर में सीज फायर के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते और न ही ईरान की तरह ट्रंप सीज फायर जैसा कोई फैसला सुना पा रहा है। इसकी वजह है पुतिन और उसका गेम प्लान, जिसने यूक्रेन को लेकर पूरे यूरोप में खलबली मचा रखी है। यूरोपीय देशों को डर लगता है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो फिर पूर्वी यूरोप की आग पश्चिम तक पहुंच जाएगी। अर्बन वॉरफेयर से लेकर ब्लैक सी तक रूसी सेना अब अटैकिंग मोड में आगे बढ़ रही है। वो यूक्रेन को बैकफुट पर लाने से ज्यादा नाटो देशों के लिए ब्लॉकेज बढ़ाने का प्लान है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति पुतिन ने इसका इशारा भी किया था कि उन्हें यूक्रेन से नहीं, यूक्रेन के पावर बैकअप से दिक्कत है। यूक्रेन की धरती पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन अटैक कर रहे हैं। अगस्त महीने में रूस 7,000 से ज्यादा गेरॉन 2 ड्रोन से साउथ यूक्रेन को निशाना बना चुका है
और अगले महीनों में रूस ऐसे ड्रोन से हमला करेगा जिसमें एक ही ड्रोन कई वॉरहेड से अटैक करेंगे, यानी असॉल्ट राइफल की तरह ड्रोन भी मल्टी टारगेट को हिट करेंगे। कॉम्बैट ड्रोन की दुनिया में इसे हंटर के नाम से जाना जाता है। ये हेवी स्टिल्थ अटैक ड्रोन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ ही हफ्तों के अंदर ही युद्ध में अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकता है। काउंसिल ऑफ डिफेंस रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कामिकाजे ड्रोन से कहीं ज्यादा घातक है। जो Su-57 के साथ टीम बनाकर लॉयल विंगमैन की तरह काम करेगा और अगर इसका इस्तेमाल शुरू हो गया तो फिर तबाही को रोक पाना आसान नहीं होगा। इसलिए व्हाइट हाउस का पूरा जोर फिलहाल सीज फायर फॉर्मूले पर है। इसमें आने वाले दिन सबसे निर्णायक होने वाले हैं। देखना होगा कि क्या अलास्का की बर्फ के साथ साथ पिघल जाएगा विश्व शांति का आखिरी संतुलन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।